हाँ जी, तो फिर डाउन टू अर्थ जो मैगज़ीन है उसका दूसरा एडिशन आज हम डिस्कस करेंगे। पहले एडिशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो आज जो एडिशन है ये एडिशन है नवंबर 16 से लेकर नवंबर 30 तक का, जो कि 2023 की मैगज़ीन है डाउन टू अर्थ। इसके हम अब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे वार्म टॉपिक बना पड़ा है जिसका नाम है डेंजरस डिस्ट्रैक्शन। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रसिया और यूक्रेन की जो रिलेटेड फाइट्स हुई हैं, वॉर हुई हैं, उन वॉर के कंपनसेशन को लेकर काफ़ी सारा डिस्कस किया है इन्होंने यहाँ पर। तो आज हम पढ़ते हैं कि इन्होंने रसिया यूक्रेन वॉर का जो ब्रोकआउट हुआ है उससे रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज हुआ है हमारे नेचर को लेकर, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी है। इन्होंने ये बोला है कि जो रसिया यूक्रेन की फाइट की वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है और जो वॉर कंपनसेशन जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो इस चीज़ पे हमारे वर्ल्ड में ये चीज़ें मेंशन जो की हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है, राइट। तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो कंटिन्यूसली राइज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल एमिशन है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। और हमारा जो विजन है कॉमन फ्यूचर और कॉमन जियोपार्डी का, तो वो हमें अभी तक खतरे में जाता हुआ दिखाई देता है कि हम सबका जो कॉमन फ्यूचर है और जितना भी हम लोगों का कॉमन फ्यूचर है, अगर हम ठीक तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमें जियोपार्डी जैसी सिचुएशन, खतरे जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ये इन्होंने पैराग्राफ फर्स्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगली में इन्होंने बोला है कि यूएन की जो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, जो कि कॉप 2028 कॉप 28 की मीटिंग हुई थी ना, हाल ही में हमने यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 28 दुबई में हुआ था ये, और जहाँ पर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तरीके से। और हमने आसपास ही ये देखा है कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है हमारे इसी समय पर, जैसे इजराइल का फिलिस्तीन के लोगों को तंग करना। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अपने वर्ल्ड को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं। हेल्पलेसनेस फील होती है इस चीज़ को लेकर कि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के इशू को ठीक तरीके से टैकल करने में असक्षम है और कंटिन्यूसली अराइज होते चले जा रहे हैं हमारे वर्ल्ड में सीज फायर होस्टाइल्स। और वहाँ पर जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के स्टाफ को गन फायर के द्वारा मारा जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूसली इससे हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब जो कंटिन्यूसली बम्बारिंग हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है वो कंटिन्यूसली वार्म होता है और ह्यूमैनिटी डैमेज होती है, नेचर डैमेज होता है। और अगर एक देश डैमेज होता है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगल बगल के जितने भी देश होते हैं और हमारा, वो सब के सब इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसके बाद इन्होंने आगे जाके बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज की, कि कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आज के समय पर एक थ्रेट बन चुका है, एक खतरा बन चुका है, और ये एक सोशल सिक्योरिटी की तरफ भी एक तरीके के खतरे की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमने आज ही कल में इंडिया में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखने को मिले। जैसे उनके फेस को कॉपी करने के बाद कई तरीके की चीज़ें जो आर्टिफिशियली करके उनको ब्लैकमेल करना या उनकी रेपुटेशन को कम करना, इस तरीके की चीज़ें कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है। हाल ही में हम देख सकते हैं कि यूएस और चाइना, इसके बारे में इन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और यूएस और चाइना के बारे में इन्होंने फाइनेंशियली आगे जाके डिस्कस किया है कि वॉलेंटरी लेवल पे यूएस और चाइना आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनकर उभरे हुए हैं। यूएस और चाइना की भी कंटिन्यूसली जो अनआर्म वॉर है ना, एक होती है आर्म वॉर जो कि यूक्रेन और रसिया में हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन में हो रही है, लेकिन यूएस और चाइना में भी अनआर्म वॉर हो ही रही है।
आज के समय पे जो चाइना है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमिटर ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा एमिटर बन चुका है, और जो कि यूएस के रेस्पेक्ट में दुगना एमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को। और 2030 तक यूएस का ये विजन है कि पर कैपिटा एमिशन एंड द पर कार्बन बजट, इसमें एमिशन को कम करना होगा, जिसमें ये पर कैपिटा जो एमिशन है उसको डिक्रीज करने की बात 2030 में यूएस ने की है। और जो चाइना है, चाइना के बारे में इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। होल्डर चाइना इज अ होल्डर और अ की मिनरल टेक्नोलॉजी नीड टू लो कार्बन ट्रांजिशन। ओके, जो चाइना है वो की मिनरल है हमारा टेक्नोलॉजी का, और वो भी कार्बन को कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है। जैसे जो वो जो चाइना है, चाइना ई कार्स को डेवलप करता है और सोलर पैनल को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल कर रहा है। इसमें लास्ट पॉइंट में इन्होंने वे फॉरवर्ड की बात करी है। वी नीड टू कॉर्पोरेट नॉट वॉर, हमें कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, वॉर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और ह्यूमैनिटी ही एक तरीका है सरवाइव करने का, वॉर के तरीके से सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में इन्होंने बोला तभी ये प्लेनेट हील हो सकेगा, अदरवाइज वॉर के तरीके से प्लेनेट कभी हील हो ही नहीं सकता। ओके, इसके बाद जो इन्होंने अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट किया है वो अगला टॉपिक है इंगेज। किस तरीके से लोगों को इंगेज किया जाया जा सकता है। तो जो इन्होंने लाइन लिखी हुई है, इम्पोर्टेंट पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो पॉलिसी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, या उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाया जा सके कि जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होए, और पार्टिसिपेशन भी इस तरीके से इंक्रीज होए कि पब्लिक डायरेक्टली जो जो प्रोसेस है उससे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। अगर पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी तो इससे जो करप्शन होगा उस कंट्री का, उस एरिया का, या फिर उस अथॉरिटी का, वो भी डिक्रीज होगा। और अगर करप्शन डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्क एफिशिएंसी होगी पर पीपल, वो भी इंक्रीज होगी। और अगर जब वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्रोथ इंक्रीज होगी। और ग्रोथ का इंक्रीज होने का साइन हमारे इकोनॉमिकल सिक्योरिटी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यही सब बातें करी हैं कि किस तरीके से हम जो ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्टली इन्होंने यही बोला था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से करप्शन कम होगा, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ग्रोथ इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसमें गवर्नमेंट को एक नेसेसरी एक्शन लेने की बात करी इन्होंने कि गवर्नमेंट शुड नीड टू टेक द नेसेसरी एक्शन और अ नेसेसरी पॉलिसी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन सेविंग स्कीम, नॉट इन स्पेंड ऑन टू मच ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की नेसेसरी पॉलिसी की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेविंग्स स्कीम्स के साथ जोड़ सके, जिसकी वजह से उन्हें पता चले कि अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा करने से जो ग्रोथ होती है वो पर व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है वो डिक्रीज होती है। तो इन्होंने इंगेजमेंट में ये बोला है। इंगेजमेंट के बाद इन्होंने जो अगला टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, द इनिशिएटिव बाय फार्मर्स। फार्मर्स की इन्होंने बात करी है कि जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि उनका जो इनिशिएटिव्स लेते हैं वो लोग किस किस तरीके के पर मौसम के आधार पर, उनके बारे में इन्होंने बात करी। इन्होंने बात करी कि वहाँ पर लो इरिगेशन सिस्टम और कंटिन्यूसली जो ज़मीन की जो क्वालिटी है वो लो होने के बावजूद भी ये जो फार्मर्स होते हैं पंजाब और हरियाणा के, ये कंटिन्यूसली अपनी ज़मीन पर काम करते रहते हैं। और उनका जो खुद के तरीके हैं कि जैसे पराली को जलाना, और कोई बड़ा एग्रीकल्चरल सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी गवर्नमेंट से ये लोग अपने तरीके से, अपने इनिशिएटिव से फार्मर जो होते हैं वो खेती करते हैं, और उस क्राइसिस से बचने की, हमारे जो फूड सिक्योरिटी वाली जो क्राइसिस होती है उससे बचने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। तो हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। जैसे इंस्पायर होने की बात करी है इन्होंने, इंस्पायर इनिशिएटिव्स बाय द फार्मर्स। और कोई
हाँ, और वही इनिशिएटिव है कि जिस तरीके से ये जो खेती करते हैं तो सूखे कंडीशन में भी उन्हें खेती करने की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और इनको एक इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट भी ये सिखा सकती है कि अगर जैसे हरियाणा के कुछ एरिया में शुरुआती समय पर हरियाणा का महेंद्रगढ़ एरिया काफ़ी ज़्यादा वाटर सोर्सेज का रिच रहा करता था, लेकिन कंटिन्यूसली क्रॉपिंग के कारण, सिंगल क्रॉपिंग के कारण, सेम टाइम ऑफ क्रॉपिंग के कारण वहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल्स की वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हुई चली गई है, जिसकी वजह से आज भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जो ग्रोथ है, वहाँ की जो सॉइल है, वो इतनी फर्टाइल नहीं रह गई है जितनी फर्टाइल पहले रहा करती थी। तो फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से सपोर्ट ना होने के बावजूद भी यहाँ के फार्मर एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि बिना सपोर्ट के भी वो लोग इस फूड क्राइसिस के लिए फाइट करते रहते हैं और कंटिन्यूसली अपने बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाली बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी है, किन किन चीज़ों के लिए, हर्ट वार्म, रीडिंग द फार्मर, है ना, फार्मर। तो इस तरीके की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। अगला जो पॉइंट है जो इन्होंने बोला है, हेल्थ स्टेप टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में हमें हेल्थ को लेकर बहुत सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं कि हेल्थ सिक्योरिटी भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। फूड सिक्योरिटी तो ज़रूरी होती है, फूड सिक्योरिटी के बाद एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, हाउस होल्ड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक में इन्होंने बात करी है कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल को बूस्ट करने के लिए जो किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया का, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। और गवर्नमेंट की जो मिड डे मील प्रोसेस है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाले स्टूडेंट होते हैं जिनकी एज नियर बाय 14 ईयर ओल्ड होती है, उन लोगों को वो दोपहर का मिड डे मील की जो योजना है उसके तहत अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं यंगर जनरेशन्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि यूथ में भी आजकल जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो भी कंटिन्यूसली पर पीपल जो है वो कम है हमारे इंडिया में। तो इसमें हाउस होल्ड की बात करिए, इसमें जुड़ने वाली जो फीमेल्स हैं, जो हेल्थ बर्डन, अगर यंगर्स होंगे, यंगर जो लोग हैं अगर वो एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन हो सकती है। इसमें हाउसवाइफ के बारे में बात करिए कि हाउसवाइफ को भी जो फूड सिक्योर, अलग अलग तरीके के फूड्स को प्रेफर करना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ा सके हाउस होल्ड लेवल पे। इंगेजमेंट के बाद जो इंगेजमेंट रिसोर्सेज है, उनके बाद जो टॉपिक है वो है डाइजेस्ट। ये बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है, इसका नाम है लैंडिंग वॉइस। इसमें एक महिला है जो कि जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं और इन्होंने एमए की हुई है जर्नलिज्म में, जो अपने आप को फ्यूचर में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से जो अपने आप को एक रिपोर्टर बनाना चाहती है और कवर करना चाहती है ट्राइबल्स गर्ल्स के बारे में, ट्राइबल वुमेन को, उनकी जो स्टोरीज हैं उनको कवर करना चाहती है, जंगल्स की स्टोरी को कवर करना चाहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने चीज़ों को लेकर रिलेटेड बातें करी हुई हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हो नहीं जाता है, हाँ, लेकिन एस्से राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के विजन इंस्पायरिंग स्टोरी को जन्म देते हैं और इंस्पिरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। इन्होंने बात करी है कि दिल्ली बिहाइंड द पुअर एयर क्वालिटी। तो जो हमने इधर बात करी थी, इंडिया के सबसे वर्स्ट पॉल्यूटेड एरियाज हैं जिनका नाम है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। इनकी जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा बैड एयर क्वालिटी गिनी जाती है। इनमें अगर सबसे बैड क्वालिटी की बात करें, जो न्यू दिल्ली है वो सबसे टॉप बैड क्वालिटी एयर में गिनी जाती है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया ये है स्विस ग्रुप एयर क्वालिटी विद एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हैगा 483। 483 एक सीवियर एयर क्वालिटी होती है और एक बहुत बुरी एयर क्वालिटी होती है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बदतर है।
इसमें इन्होंने आगे कुछ और डाटा दिए हुए हैं कि जो लाहौर की एयर क्वालिटी है वो 371 है, और कोलकाता की 206 है, और मुंबई की 162 एयर क्वालिटी है। और ये जो डाटा किसके अकॉर्डिंग, किस रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ये सीपीसीबी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इस डाटा को एज ए रेफर रिप्रेजेंट किया गया है। परसेंटेज शेयर की बात करें, कैलकुलेट किया जाए कि पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो किस तरीके से, जो सजेस्ट करता है पर्टिकुलेट मैटर जनरली होना चाहिए PM 2.5, लेकिन जो दिल्ली का PM है पर्टिकुलेट मैटर है वो PM 10 है, जो कि क्रॉस करता है 50% हाई इम्पैक्ट कंबसन सोर्स, कि 50% से ज़्यादा कंबसन सोर्स यहाँ पर हो रहे हैं। कंबंसन मतलब जो एयर, जो पेट्रोल के जलने से जो धुआं रिलीज होता है, कंबंसन, वो चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी ख़राब हुई है वो मैक्सिमम जो इसका रीज़न है वो कंबंसन ही है। और ये अभी आज हाल ही में दिवाली का भी एक बहुत त्यौहार आया था, जिसकी वजह से फायर क्रैकर की वजह से भी इसको एक बड़ा रीजन माना जाता है। और हाल ही के दिनों में अभी पराली भी जलाई जाने वाली है पंजाब की, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। हालांकि हमने ये नोटिस किया है कि ये जो एयर क्वालिटी खराब होती है वो दिवाली के आसपास, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, समर से हम लोग जब विंटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तभी हमें एयर क्वालिटी का जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो हमें ये चीज़ें मैनेज करनी होती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे ओड इवन जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसका नाम था ओड इवन। ओड इवन एक ऐसी टेक्निक थी जिसके जरिए रोड पर उतरने वाली गाड़ियों को कम किया जा सकेगा। ओड वाली जो डेट होगी, उस ओड वाली डेट के दिन ओड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, जिनके आखिरी में ओड नंबर्स हो गए, यानी कि 1 3 5 7। इवन डेट वाले दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेगी, जिनके आखिरी डिजिट 2 4 6 8 होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि गाड़ियां कम कर देने से कंबंसन कम हो जाएगा। मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था कि अगर दिल्ली की रोडों पर गाड़ियां कम हो जाएंगी तो कंबंसन कम होगा, कंबशन कम होगा, तो फिर जो एयर क्वालिटी है उसको ठीक किया जा सकेगा, दिल्ली में ट्रैफिक को रोका जा सकेगा। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसाइज देखने को हमें मिले थे, क्योंकि लोगों ने, जिनके पास ओड नंबर वाली गाड़ियां थी, उन्होंने और ज़्यादा गाड़ियों को खरीदना चालू कर दिया था। जैसे अगर किसी फैमिली के पास या किसी हाउस के पास ओड नंबर वाली गाड़ी है, तो उन्होंने इवन नंबर वाली गाड़ी भी खरीद ली थी, ताकि वो रोड पर एटलीस्ट ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने के लिए वो ओड ओड नंबर की गाड़ियां खरीद ली थी, और इवन नंबर की, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक का जो कंट्रोल था, जिस लेवल पे दिखना चाहिए था, उस लेवल पे कंट्रोल दिखा नहीं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। हाँ, तो अगले जो पैरामीटर्स इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कंट्री के बाहर के पैरामीटर्स होंगे, है ना। एग्रीकल्चर जो न्यूजीलैंड के लोगों का है, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इसमें भी यूके, यूएस, इस तरीके की बात की है, यूरोपियन यूनियन, अटलांटिका से रिलेटेड बात की हुई है यहाँ पर इन्होंने। तो हम बात करते हैं BITS, मतलब जो हमारे कर्नाटका पे अभी करंट इवेंट्स हुए हैं। तो हम बात करते हैं कर्नाटका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने 2 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट में सर्विलेंस वाली जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करी है, क्योंकि वहाँ पर जीका वायरसेस के जो केस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी वैक्सीन हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। यहाँ पर लिखा है विच हैज़ नो वैक्सीन सो फॉर, और ये कहाँ पर स्टार्ट की हुई है, वो चिक्काबालापुरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ों को स्टार्ट किया है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर सिम्टम्स की भी बात की हुई है कि इससे रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स है। तो इस सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विच इंक्लूड रैसेस, फीवर, जॉइंट में पेन होना, और कॉन्स्टिपेशन,
पर्टिकुलरली जो होना प्रेग्नेंट वुमेन्स में और न्यू बॉर्न चाइल्ड में, इस तरीके की इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो जो गवर्नमेंट है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में इसकी सैम्पलिंग को स्टार्ट किया है, रेस्ट्रिक्शन को बढ़ाया है, और मेन जो सिम्टम्स हैं उस चीज़ों के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कर्नाटका में। और चिक्काबालापुरा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने जो एक्सपोर्ट की बात करी है कि जो हमारे गवर्नमेंट का एक्सपोज है उसको इम्पोज करना है हमें $800, जिसका मतलब होता है ₹66,500 पर टन एक्सपोर्ट जो है ओनियन का, वो करना है हमें दिसंबर 31 तक, जिसकी वजह से जो हमारा जो डोमेस्टिक ओनियन का प्राइस है वो बढ़ा हुआ था नवंबर में, शुरुआती नवंबर पे, क्योंकि जो सप्लाई थी वो कम हो रखी थी, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो अमाउंट था वो हमें एक्सपोर्ट करना था, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जो प्राइस थे वो हाइक हुए पड़े थे, वो क्योंकि सप्लाई कम हुई थी यहाँ पर। ठीक है ना। इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेजिटेबल पे सब्सिडीज प्रोवाइड करी हुई थी। सब्सिडीज रेट पर उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी हुई थी वेजिटेबल्स पे, क्योंकि ओनियंस का प्राइस इंक्रीज हुआ था, क्योंकि एक्सपोर्ट करना था इधर। आए दिन का सबसे बड़ा जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये हमारे जो उड़ीसा में इस समय जो अरीबाडा एक जो कोस्टल सिस्टम है उड़ीसा का, जहाँ पर जो ओलिव टर्टल है वो मेटिंग करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो उड़ीसा के जो फिशर्समैन हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया कि वो फिशिंग नहीं कर सकते 20 किलोमीटर में अंडर जो एरिया का जो कोस्ट पड़ता है, जिसका नाम है केंद्रपारा कोस्ट। वहाँ पर कोई भी फिशर फिशिंग नहीं कर सकता 20 किलोमीटर के दायरे में नवंबर में, क्योंकि ये वो वाला समय है जब ओलिव रिडल जो टर्टल होते हैं वो ब्रीडिंग करने के लिए इंडिया में आए होते हैं। तो अगर ये लोग फिशिंग करेंगे तो फिर ये ओलिव टर्टल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा जो चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से इनकी जो ऑलरेडी ये जो टर्टल्स है वो वल्नरेबल सेक्शन हैंगे, जिसकी वजह से इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर उड़ीसा के जो फिशर्समैन है, इनके पास फैमिली इनकम ना होने के कारण इनकी जो फैमिली है ये अफेक्ट हो सकती है। तो जिसकी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कंपनसेशन देने की बात करी है कि हर फैमिली को वो 15,500 रुपये का फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। हर बार जो ऑलरेडी ये जो सेक्शन है, ये जो ओलिव टर्टल्स हैं, ये उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं और यहाँ पर बहुत मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद ये इस मौसम में फिर वापस चले जाते हैं। ओलिव टर्टल छोटे टर्टल्स होते हैं, बहुत छोटे टर्टल्स होते हैं, नॉर्मल टर्टल के मुकाबले बहुत छोटे टर्टल होते हैं, और यहाँ पर ये लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं। और फिशरमैन जब यहाँ पर फिशिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शन हैंगे, वल्नरेबल टर्टल्स हैंगे, और वो जो फिशिंग नेट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और फ्रेमवर्क हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्री है, और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज हैज़ इशू द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, जो कि 2023 का हैगा। इस रूल के तहत जो मैंडेटरी टारगेट किया गया कलेक्शन करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, रीफर्निश्ड करने के लिए जो वेस्ट बैटरीज होती हैं, है ना, उनको यूटिलाइज कैसे किया जाया जा सके, उनको रिसाइकल कैसे किया जा सके, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है बैटरीज का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं वो हमारी जो सोइल होती है, और रेडियो एक्टिव होते हैं कुछ सब्सटेंस जो हमारे आसपास के लोगों को नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे इस समय की। वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर इसको पढ़ने बैठो तो ये बहुत डीप टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए
इसके ऊपर जो फ्रेमवर्क आया है उसका नाम है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट, जो कि 2023 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जाती है जो कि डील करता है बैटरीज से और उनके वेस्ट मैनेजमेंट से। रिसेंटली में जो गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन किया है किस चीज पर, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि 2023 का ये रूल है। इसके तहत जो एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा उससे पहले उनको ये, हाँ, सेल और जो परचेज की जाएगी वो सिर्फ सेम सेक्टर से ही होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही होनी चाहिए, अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल एंटिटी है। और अगर किसी को उस लैंड को खरीदना है तो उसको, उस एग्रीकल्चरल लैंड को अगर खरीदना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कृषि कार्ड की जो अथॉरिटी है वहां से रजिस्ट्रेशन करना होगा, सर्टिफाइंगली उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और किसी एग्रीकल्चरल लिस्ट से ये डिटरमाइन करना होगा कि वो जो गोवा की लैंड है वो असलियत में एग्रीकल्चरल एबल है या फिर नहीं है। और अगर वो लैंड एग्रीकल्चर एबल होगी तो उस लैंड को खरीदा नहीं जाया जा सकता। ये रूल इन्होंने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है गोवा के अंदर, और जिस रूल का नाम है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड रूल 2023। अब रिसेंटली में जो इन्होंने पॉलिसी फ्रेम की है राजस्थान की गवर्नमेंट ने, उन्होंने अप्रूव किया है ग्रीन हाउस पॉलिसी को, जो कि 2023 की पॉलिसी है, जिसमें रीजनरेशन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना, लैंड को प्रमोट करना, उनकी रिसर्च को प्रमोट करना, ग्रीन हाउस का जो प्रोडक्शन है उस चीज से रिलेटेड रिसर्च सेंटर को इस्टेब्लिश करना, इस तरीके की जो बातें होंगी ये यहाँ पर राजस्थान वालों ने यहाँ पर इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और इस फ्रेमवर्क पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा।